दोस्तों कहते हैं प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए कि सब कुछ ईश्वर पर ही निर्भर हो। प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए कि जैसे कि सब कुछ ईश्वर पर ही निर्भर हो, और काम ऐसा करना चाहिए कि जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर हो। नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं खुशी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए आज तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियली रूप से कोई भी टॉपिक वाइज सिलेबस जारी नहीं किया गया है, जिससे कि हम लोगों को ये आइडिया चले कि आखिर कौन कौन से टॉपिक को इसमें शामिल किया जा रहा है। वैसे मैंने आप सभी के लिए बहुत सारे इस पर वीडियो बनाया है और सभी सब्जेक्ट में आपको बताया है कि किस तरह का क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा, लेवल उसका क्या होगा, वो सारी जानकारी मैंने आप सभी को दे दिया है। लेकिन हम सभी स्टूडेंट्स का सबसे भरोसेमंद बुक पब्लिशर जो कि है आपका एसपीडी पब्लिकेशन के माध्यम से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए कह सकते हैं 10 सेट प्रैक्टिस वाला बुक आया है। अगर आपके मार्केट में आया होगा तो आप सभी ज़रूर परचेज करके देखिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन को एसपीडी पब्लिकेशन के द्वारा शामिल किया गया है और किस टाइप के वो क्वेश्चन है, कौन कौन से चैप्टर को टारगेट किया गया है। इससे आप सभी को वो जानकारी मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप सभी को ये पता चले कि एसपीडी बुक पब्लिशर के द्वारा किस टाइप के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। आप सभी को पता है कि बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए जो सूचना आया था वो विज्ञप्ति संख्या 459/2019 के तहत प्रकाशित किया गया था। तो उसमें जो भी न्यूनतम जानकारी है वो आप सभी को पता ही है। वैसे आप सभी अगर इसे देखना चाहे तो देख लीजिए। मैं आप सभी को बता दूं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो है आपका 30 नंबर का हिंदी, यानी कि 90 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स आपका निगेटिव जाएगा। और दूसरा सब्जेक्ट जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपका मैथ्स, जो कि 30 नंबर का 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टोटल 90 मार्क्स के होंगे। अब हम आप सभी को एसपीडी बुक पब्लिशर के द्वारा जो सेट प्रैक्टिस मॉडल पेपर के रूप में जारी किया गया है, इसे हम आप सभी के सामने रिव्यू के रूप में दिखाएंगे। केवल और केवल क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। आप सभी आशीष का, एक्सेलेंट का, अग्रवाल का, यूनिक का आप सभी देख चुके हैं कि उसमें किस तरह का क्वेश्चन शामिल किया गया है। लेकिन जो एक्सेलेंट का गेस्ट पेपर था उसमें केवल और केवल 10th का जो होम सेम टू सेम सिलेबस है, सेम टू सेम उसमें उतार दिया गया था। लेकिन मैंने आप सभी को बताया कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो यह एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरह लिया जाएगा। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम, बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार आईटीआई का एग्ज़ाम, वो भी आप सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम ही है, लेकिन उसमें कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है जनरल हिंदी के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। आंसर नहीं करना है, केवल और केवल क्वेश्चन को समझेंगे किस तरह के क्वेश्चन को शामिल किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है। मतलब कि इस वाक्य में आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो इस वाक्य के लिए गलत लिखा गया है, ठीक ना। जो सही नहीं है उसको चॉइस करना है। जैसे कि जिस स्त्री को कोई बांझ यानी कि संतान न हो, तो यहाँ पर कौन सा शब्द गलत है। या फिर जो बहुत बोलता हो उसे आप क्या कहेंगे, जैसे कि मितभाषी। क्रम के अनुसार अगर किसी भी चीज़ को रखी जाती है तो यथाक्रम। जो स्मरण रखने योग्य हो उसे क्या कहेंगे आप, स्मरणीय योग्य कहेंगे। तो इसमें कौन सा शब्द है जो इस वाक्य के लिए सही नहीं है, इसको चॉइस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बहुत बोलता हो उसे आप मितभाषी नहीं कहेंगे, तो ये आपका गलत हो गया, तो सही आंसर भी हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द टाइप से क्वेश्चन बनता है, उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 2 से लेकर के 4 तक के प्रश्न के लिए आपका यहाँ पर चॉइस करना है कि शब्दों का विशेषण रूप क्या होगा। तो मैंने आप सभी को बताया कि व्याकरण से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका संधि समास तो है ही, वर्णमाला है ही, इसके अलावा भी आप सभी का विशेषण है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, विलोम शब्द है। इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक है जो छोटा छोटा टॉपिक है, जिसको आप थोड़ा सा समय देंगे तो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे कि यह है यहाँ पर शब्दों का विशेषण रूप पहचानिए। तो जैसे कि देहात है, देहात का विशेषण आप क्या कह सकते हैं? देहात, देहाती, दोहाती या दोहात। तो देहाती जो होता है ये विशेषण रूप होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि विशेषण से 2 क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो एसपीडी बुक पब्लिशर है, इसके माध्यम से आपको पता चल रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। अब यहाँ पर आगे हम अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का पर्यायवाची नहीं है, मतलब सभी जो है नदी का पर्यायवाची है, एक जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है, वो है आपका सी नंबर, तरनी। तो यहाँ पर आप देख लिए कि पर्यायवाची शब्द भी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। साधित शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड होता है, उस वर्ड का जो साधारण रूप होता है, जो अर्थ होता है, उसे पहचानने के लिए यहाँ पर दिया गया है साधित। साधित का मतलब होता है जो शोधित किया हुआ है, ठीक ना, तो वो होता है साधित। आगे है जैसे कि 7वां नंबर, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि संज्ञा और विशेषण को मिक्स करके भी क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो कि आपका शुभंकर है, जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। कौन से मुहावरे का अर्थ युग्म सही नहीं है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मुहावरा को भी शामिल किया गया है। इस तरह से लगातार जो है व्याकरण से संबंधित जितना भी टॉपिक हैं, सभी टॉपिक को आपको उतना ही पढ़ना चाहिए जितना कि आप सभी हिंदी समाज को पढ़ते हैं। आपको लगता है कि हिंदी समाज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम पूरा का पूरा समय समास पर, संधि पर दे देते हैं, लेकिन मुहावरे पर, विशेषण पर, संज्ञा पर, वर्णमाला पर जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो यहीं पर हम लोग गलत कर देते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को भी देखेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन को भी देखेंगे, आखिर किस तरह से क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। अब है यहाँ पर आरोही विलोम शब्द। तो आरोह का विलोम शब्द पूछा गया है, समास आप सभी का पूछा गया है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा गया है कि अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसके बाद जो है चलचित्र शीर्षक जो है, इस निबंध के लेखक कौन है? जो आप सभी का जो है हिंदी का लेखक लेखिकाओं से संबंधित प्रश्न बनते हैं, वो भी यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर जो होगा सत्यजीत राय, जो चलचित्र के लेखक हैं। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि चलचित्र जो है निबंध है, कविता है, या फिर कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है ना। यहाँ पर संधि है, कलई खुलना, इसका अर्थ क्या होगा? तो इस तरह से जो है छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, जो कह सकते हैं जो छोटा छोटा टॉपिक है, जिसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं। मेरी वियतनाम यात्रा, अब इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो लेखक हो जाएगा वो होगा भोला पासवान शास्त्री हैं लेखक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी के कविता, निबंध या फिर और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके लेखक लेखिकाओं से संबंधित प्रश्न बनते हैं। वो भी आप सभी को उतना ही इम्पोर्टेंस देना होगा जितना आप सभी हिंदी व्याकरण में देते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न जो है आप सभी को कम से कम 2 से 3 प्रश्न हिंदी में देखने को निश्चित रूप से मिल जाएगा। आगे है आपका 17 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों में
शुद्ध या फिर अशुद्ध शब्द को पहचानिए। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि उज्ज्वल, भावुकता, सूची, साहित्यिक, इसमें आपको पूछा गया है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है, उसको पहचानिए। तो यहाँ पर जो है उज्ज्वल जो है आप सभी का अशुद्ध रूप से लिखा गया है, जो कि आपका शुद्ध रूप की अगर बात करें तो वो होगा उ आधा ज, उसके बाद जो है आपका फिर से आधा जो होगा, उसके बाद वह होगा, उसके बाद ल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक जो आधा है उसके बाद कंप्लीट वाला जो है, तो यहाँ पर दोनों जो होगा वो आधा आधा होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को भी आप सभी को उतना ही फोकस करना है। तो टॉपिक को आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। आपको इस वीडियो से भी ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। उस टॉपिक को आप सभी कॉपी पेन से अभी नोट भी करते चलिए। वैसे इसका PDF हम टेलीग्राम पर कोशिश करेंगे डाल दें, नहीं तो आप सभी को यदि इसका PDF डाउनलोड करना है तो आपको गूगल ब्राउज़र में सर्च करना है koshistudy.com। koshistudy.com सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से होम पेज आप सभी का ओपन होगा। यहाँ पर आप आएंगे तो ऊपर में आप सभी को एक सेक्शन मिलेगा, ऑल एग्ज़ाम PDF फाइल डाउनलोड सेक्शन, इस तरह से है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जितना भी सारा कुछ PDF होता है मैं कोशिश करता हूँ यहीं पर अपडेट कर दूँ, लेकिन अभी बहुत कम PDF अपडेट हुआ है, लगभग नहीं के बराबर। तो आप सभी को वो सारे के सारे PDF यहीं पर मिलेंगे। तो दोस्तों पुनः जो है आप सभी का पेज कुछ इसी तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में PDF फाइल डाउनलोड। तो यहाँ पर जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो भी अपडेट आता है PDF से संबंधित, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं डाल दें। आप सभी को यहाँ पर क्लिक करना है बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 PDF। तो यहाँ पर आप सभी को PDF अपडेट होने पर यहीं से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर संधि से संबंधित प्रश्न है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित प्रश्न है। तो आप सभी देखें कि 2 संधि 2 स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित प्रश्न, मतलब एक एक टॉपिक से 2 प्रश्न को यहाँ पर लगभग बनाए गए हैं। इसके बाद 23 से लेकर के 25 तक जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुहावरा। तो मुहावरा को आप सभी ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, जिससे कि आप सभी के माइंड में थोड़ा सा उसका इमेज बना रहे कि इस मुहावरे को किस अर्थ में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इससे भी आप सभी का जो है कह सकते हैं माइंड कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, तो आप सभी खुद से भी सोच सकेंगे। आगे है आपका जैसे कि यहाँ पर 25 तक था मुहावरा। इसके बाद खटाई में पड़ना, इसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी प्रश्न को कलेक्ट कर सकते हैं, टॉपिक को कलेक्ट कर सकते हैं। नतमस्तक होने का अर्थ क्या है। तो मतलब होता है कि अनेक शब्द के बदले एक शब्द होना, तो कुछ इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है फिर से मुहावरा। इसके बाद मिट्टी में जलने का अर्थ क्या है, कुछ इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर एक जो है प्रश्न कारक से भी पूछा गया है। तो ये था टोटल हिंदी का क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। आप सभी ज़रूर जो भी बताया जा रहा है यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, इसका टॉपिक आप सभी नोट करते चलिए कि कौन कौन से टॉपिक में से जो है कितने क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है, इसका बेस क्या है कि 10th का बिल्कुल सिलेबस सेम टू सेम पूछा जाएगा या फिर कुछ एडवांस तरीके से पूछा जाएगा। तो 10th लेवल का मतलब होता है कि 10th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होता है तो वो 10th स्टैंडर्ड ही होता है। तो उस टाइप से यहाँ पर आप सभी को समझना होगा। 10th स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपका 10th का सिलेबस पूछ लिया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे 3 लगातार पूर्णांकों का योग 30 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैंने आप सभी को बताया है कि एवरेज में लगभग इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो एवरेज आप सभी पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पर है 45 छात्रों वाली एक कक्षा के प्रत्येक छात्र को 2 पेन और 3 पेंसिल दी जानी है। यदि एक पेंसिल की कीमत और एक पेन की कीमत 4 रुपये हो तो सारी कक्षा के लिए पेनों और पेंसिलों की कुल कीमत क्या होगी। तो कुछ इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा गया है।
इसके बाद जो है आप सभी का बड़ा भिन्न छोटा भिन्न से संबंधित प्रश्न है, जो कि हम बहुत ही पहले नंबर सिस्टम में आप सभी को बता चुके हैं। आप सभी आगे आएंगे तो आप सभी से जो है कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 9 BCD सेटों की कीमत जो है क्या होगी यदि ऐसे 5 सेटों की कीमत इतना है। तो इसका लेवल जो है ना बिल्कुल लो लेवल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो है एडवांस तरीके से पूछा जा रहा है। आप सभी कहने का मतलब ये हुआ कि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होगा वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित होगा, लेकिन उसका लेवल जो होगा वो आपका 10th स्टैंडर्ड होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज से, जो मैंने आप सभी को बताया है 5 वर्ष पहले एक भाई बहन की औसत आयु 35 वर्ष है, तो इस समय उनकी औसत आयु वर्तमान में क्या होगी। तो कितना सिंपल है, एक लाइन में ये इसका आंसर आ जाएगा। एक पुस्तकालय में 30% अंग्रेजी, 50% हिंदी में और शेष 500 जो है अन्य भाषाओं में है पुस्तक। तो बताना है पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं। तो बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। अगर आप सभी थोड़ा सा भी मेहनत सभी चैप्टर पर करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद आपका फिर से एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन आया है और एवरेज से भी संबंधित है। तो एज और एवरेज दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है। मैंने आप सभी को ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आगे है राम 800 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदी गई 15 केजी चीनी को 10 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदी गई 25 केजी चीनी के साथ मिला देता है। तो 3 रुपया प्रति केजी का लाभ कमाने के लिए राम को यह मिश्रण प्रति केजी किस दर से बेचना चाहिए। तो ये आप सभी का परसेंटेज में भी मिल सकता है और आपको एलिगेशन में भी मिल जाएगा। अगर बात करें तो आप सभी को कभी कभी जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन खासकर ये आप सभी को एलिगेशन में ही मिलेगा। तो एलिगेशन चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है यदि एक संख्या और उसके 1/5 के बीच का अंतर 24 है तो संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन है। आगे है 5 मेज़ों 6 कुर्सियों की कीमत इतना है और 3 मेज़ों 2 कुर्सियों की कीमत इतना है। तो 1 मेज़ और 1 कुर्सी की कुल कीमत मिलाकर क्या होगी। तो आप सभी देख रहे हैं ये जो है समीकरण पर चला जाएगा, तो समीकरण पर आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आगे है आपका ट्रायंगल से। ट्रायंगल में है कुछ इस तरह से a cos a = b cos b। तब आपको बताना है कि त्रिभुज समत्रिबाहु होगी, त्रिभुज जो है समद्विबाहु होगी, या a = 2b होगा, या फिर a + b = c होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो एरिया से संबंधित प्रश्न है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप सभी को जो है यहाँ पर सिद्ध करना होगा कि इसमें जैसे कि a = b आएगा आपको, तो a = जब b आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 भुजा बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आगे है 30 परीक्षणों में से 20 परीक्षणों के विचलन का बीजगणितीय योग 20 है, तब इन 20 परीक्षणों का माध्य क्या होगा। तो आप देख रहे हैं स्टैटिक्स से भी यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है जो आपका सांख्यिकी होता है, जो आपका 10th क्लास में पढ़ने को है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपका ये जो है त्रिकोणमिति से ट्रायगोनोमेट्री से पूछा गया है। आगे है आपका ये जो है पॉलिनोमियल से क्वेश्चन है ना, पॉलिनोमियल जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप सभी से पॉलिनोमियल से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आप सभी का रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, जो टॉपिक आप सभी का क्लियर हो चुका है। आगे है एक पानी का ड्राम इतना भरा हुआ है, इसमें जब इसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाता है तो इतना पानी भरा रह जाता है, तो ड्राम की क्षमता क्या होगी। तो ये बिल्कुल जो है आपको पाइप एंड सिस्टम में भी देखने को मिल जाएगा, या फिर आप जो है फ्रैक्शन अगर पढ़े होंगे, भिन्न पढ़े होंगे, तो वहाँ भी आप सभी को मिल जाएगा। तो बिल्कुल 1 लाइनर सब क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाएगा।
आगे है टाइम एंड वर्क से है, टाइम एंड वर्क, उसके बाद वेजेस से भी संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर खर्च कितना हो रहा है, कमा कितना रहा है, आमदनी कितना हो रही है, इस तरह से आपसे प्रश्न जो है टाइम वर्क एंड वेजेस से पूछा जा सकता है। तो टाइम एंड वर्क जो है आप सभी का अभी चल ही रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद है ये सेम क्वेश्चन मैंने आप सभी को बहुत पहले जो है नंबर्स और नंबर सिस्टम में बता चुके हैं कि इसमें बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है। इसके बाद ये पता चलने के बाद आप इसे आरोही क्रम में सजा सकते हैं। आगे है sin A इक्वल टू 1/√10, उसके बाद sin B इक्वल टू 1/√5 है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है यदि A और B न्यूनकोण हो तो A प्लस B का मान क्या होगा। तो बिल्कुल आपका ये भी 10th में आप सभी को पढ़ने को मिला होगा। 10th का जो बुक होता है NCERT हो या फिर जो भी हो, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए होता है, सेम टू सेम क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे है आपका ये भी आपका सेम टू सेम बोर्ड एग्ज़ाम जो 10th का है, बुक सिलेबस है मैथ का, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी ऐसा कर सकते हैं कि साइन से यहाँ भी भाग, ऊपर में भी भाग दे दीजिए और साइन से नीचे में भी भाग दे दीजिए, तो भी आप बना सकते हैं। या नहीं तो कॉस से ऊपर में और कॉस से नीचे में भाग दे दीजिए, उसके बाद ये बन जाएगा 10, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 का मान डायरेक्ट आप यहाँ पर रख करके बना सकते हैं। आगे है आपका किसी संख्या में इतना जोड़ा जाए और फिर प्राप्त योग में से इतना का इतना घटाया जाए तो शेषफल इतना हो जाए तो संख्याएं क्या है। तो ये बिल्कुल आपका फ्रैक्शन से संबंधित प्रश्न आ रहा है जो आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो नंबर्स और नंबर सिस्टम में पढ़ने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे बुक है जहाँ पर आप सभी को फ्रैक्शन चैप्टर एक अलग रूप से आपको पढ़ने को मिलता है, तो वहाँ पर भी आप सभी को ये मिल जाएंगे। आप ऊपर में देखिए कि एज प्रॉब्लम से 2 क्वेश्चन आ चुका है और ये तीसरा क्वेश्चन है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद आयु क्या होगी पुत्र की। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हमने आप सभी को क्लियर करा दिया है। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, उसका भी कोशिश करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे, या नहीं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे बिहार DLED मैथमेटिक्स सीरीज, वहाँ पर आप सभी को ये सारे चैप्टर क्लियर किया हुआ है, आसानी से पढ़ सकते हैं। कोई वस्तु 29% हानि पर बेची जाती है, यदि उसको 84% अधिक रुपया में बेचा जाता तो 11% का लाभ होता। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, जो अभी ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इतना देखने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन का लेवल जो होगा ना वो बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि आप सभी को सभी चैप्टर को समझना चाहिए। हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये जिद मत रखिए, आप इतना ध्यान में रखिए कि हमको लो लेवल क्वेश्चन को टारगेट करना है, बाकी सभी चैप्टर को हमको टच जरूर करना है। आगे आप देख रहे हैं ये भी आपका जो है बिल्कुल नंबर्स और नंबर सिस्टम में आप सभी को देखने को मिल जाता है ये क्वेश्चन। इसके बाद है आप सभी का 10 वर्ष की अवधि में खर्च हुए तेल की बैरल की संख्या 2 गुनी हो जाती है। यदि 1940 में 20 बैरल तेल खर्च हुआ तो सन 2000 में इसके B के कितने गुने बैरल तेल खर्च हुआ। तो ये जो है कॉमन क्वेश्चन है जिसे आप आसानी से समझकर खुद से बना सकते हैं, गुना गुनी के पर आधारित होता है। तो ये जो है आप सभी को नॉर्मल जो है कह सकते हैं, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी देखने को मिल जाता है जब भी गुना गुनी का बात आ जाए, वैसे आप सभी को नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। इसके बाद है 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तो इनका लघुत्तम समावर्तक 108 है, तो उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो मैंने आप सभी को LCM SCM में भी बताया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आप सभी को थोड़ा फोकस करना है कि आखिर हमको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को टारगेट करना है, ठीक ना, लेकिन लेवल को ध्यान में रखते हुए।
तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4×12 हो जाएगा अनुपात में, लेकिन है कितना, 108 है। तो इसको काटेगा तो 12 9 9 बार में कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9×3 27 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9×4 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो ये जो 1 अनुपात का वैल्यू निकलेगा ना 9, तो यही आपका महत्तम समावर्तक हो जाएगा। अगर आपसे संख्या मांग दी होती तो आप सभी 9×3 27 9×4 36 कर देते। आगे हैं आप सभी का फिर से दूसरा क्वेश्चन ट्रायंगल से। ट्रायंगल एबीसी में डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है और एडी एसी पर जो है लंब है। तो इस कंडीशन में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसको जो है आप सभी को बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जो है इसका पता चलेगा। तो आप सभी देखिए कि ट्रायंगल से भी 2 क्वेश्चन आप सभी को मिल रहा है। इसके बाद जो आपका सरलीकरण आता है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन इससे पहले आया था और 2 क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को मिल रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन आप सभी जानते ही हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो सिंप्लीफिकेशन गया आपका। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट तरीका आप खुद से अपना सके। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। तो इस तरह से आपका मैथ्स का क्वेश्चन हो चुका है। साइंस की क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल और बिल्कुल 9th और 10th के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। आप देखेंगे तो एक समतल दर्पण से परावर्तन के बाद शब्द जो है कैसे दिखेगा, तो ये आपका 10th का क्वेश्चन है, जो कि परावर्तन अपवर्तन में आप सभी को देखने को मिलता है। और ये बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि एम्बुलेंस जो है कैसे दिखेगा, ठीक ना, परावर्तन के बाद कैसे दिखेगा, इस तरह से लिखा हुआ है। आगे है, एक रबर की गेंद 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं होती है, तब गेंद कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगी। तो ये जो है आपका ग्रेविटेशन से है। ग्रेविटेशन अगर आप पढ़े होंगे 9th क्लास में तो आप सभी को इसके बारे में पता होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 9th और 10th दोनों के क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें 61 का जो सही आंसर होगा कैसा दिखेगा, तो आप सभी एक बार बताइए, समतल दर्पण से परावर्तन के बाद शब्द कैसा दिखेगा। तो क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि कौन सा शब्द, यहाँ पर एम्बुलेंस है, उसके बाद जो है एम्बुलेंस का ही कुछ इस तरह से उल्टा सीधा करके है, इसके बाद आपका ये भी एम्बुलेंस का ही उल्टा शब्द है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो लिया है वो पहला लिया है एम्बुलेंस। आपको स्पेलिंग भी आनी चाहिए थोड़ा बहुत, जिससे कि आपको अगर वर्ड भी उल्टा हो जाए ना तो आपको ये पता चले कि कौन सा वर्ड गलत है। तो सी का वर्ड जो है गलत है, तो ए आपका आंसर होगा। आगे है, एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट के हिसाब से ये जो है हृदय स्पंदन की दर जो है कितना होनी चाहिए। आप सभी पढ़े होंगे 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी हार्ट चैप्टर में कि 70 से 72 बार जो है मनुष्य का दिल धड़कता है 1 मिनट में। तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उपापचय क्या है, ये आप सभी को जो है 10th क्लास में पढ़ने को मिला होगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा, ये जो है जैव अणु का संश्लेषण और टूटना, ये क्या होता है, उपापचयन होता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो दोस्तों एंजाइम से संबंधित जितना भी प्रश्न बनते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बाद आपका हार्मोन जो होता है जो 2 टाइप का होता है, पादप हार्मोन, मानव हार्मोन, तो इससे भी लगातार प्रश्न बनते रहते हैं। तो ये जो होता है एक तरह का प्रोटीन होता है। इसके बाद देखेंगे, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियाँ मरती है। तो इस तरह का प्रश्न जो 9th क्लास से है, अधोलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं। तो ये भी आपका 9th क्लास से है।
इस तरह से अगर देखें तो ग्रह का गति नियम जो है किसने दिया है, तो ये जो है ग्रह का गति नियम केपलर ने दिया है। इसके बाद उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो इसका क्या होगा, न्यूनतम ऊर्जा। विकिरण भाई जितना भी है ना, विकिरण को तो आप रट्टा मार जाइए चाहे जैसे भी हो। तो ये जो है सूक्ष्म तरंग विकिरण जो होता है, यह जो है इसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो आपको पूछा गया है कौन सा ऐसा विकिरण है जिसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा कम होती है, न्यूनतम होती है। अब जो है आप सभी को व्यापारिक विश्लेषण किससे निकाला जाता है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि आपका 9th में भी मिल जाएगा और 10th में भी मिल जाएगा। इसके बाद 71वां नंबर का क्वेश्चन देखें तो किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होगा। तो ये जो है हाइड्रोकार्बन है। तो आप सभी यहाँ पर बताएंगे कि कैलोरी मान किसका अधिक होगा। तो दोस्तों कैलोरी मान जो अधिक होगा वो यहाँ पर C4H10 जो आपका ब्यूटेन है, ब्यूटेन नहीं 4 वाला कार्बन क्या होता है, ब्यूटेन ही होता है, ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो है हाइड्रोकार्बन आपको 10th में पढ़ने के लिए है और ये आपको 10th में पढ़ने के लिए है। एक निम्नलिखित में एक साबुन है, तो बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। सोडियम पामीटेट जो होता है ये एक साबुन होता है। आगे है आपका एसिटिलीन लैंप में CH ट्रिपल बॉन्ड CH को इसकी उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या होगा। तो दोस्तों ये जो है आप सभी का रिएक्शन है जो कि आपको 10th क्लास में ही थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलता है। वैसे आप सभी 11th क्लास में और 12th क्लास में कार्बनिक के चैप्टर जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है तो उसमें ये सारे प्रश्न ढेर तरीके से पढ़ने को मिल जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑक्सीजन की अधिकता में जलाया जाएगा, क्योंकि जब भी जलाया जाएगा लैंप में तो वहाँ पर ऑक्सीजन की अधिकता में ही जलाया जाएगा। आगे है कि अभिक्रिया जो इथाइल अल्कोहल होता है प्लस वायु की उपस्थिति में जलाएंगे कॉपर और ताप की उपस्थिति में, तो उत्पाद क्या बनेगा। तो इस तरह से रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है आप सभी का CH3CHO प्लस H2 बनेगा। तो आप सभी देखिए कि यहाँ पर रिएक्शन से संबंधित भी प्रश्न आप सभी को रीड करना है। अब यहाँ पर है कौन से वर्ग यौगिकों का इत्रों में प्रयोग किया जाता है। इत्र में जो है जो इत्र होता है जिसका यूज जो है परफ्यूम के रूप में भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा यौगिक है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो एस्टर जो होता है ये सुगंधित होता है, ठीक ना, तो इसका प्रयोग जो है इत्र के रूप में किया जाता है। इसके बाद कुछ रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपसे कुछ इस तरह से मोल निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए, भार निकालने के लिए जो आपका मोल फ्रैक्शन से संबंधित प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आपको 9th क्लास में ही पढ़ने को था। इसके बाद सेम आधारित प्रश्न जो है एक और पूछा गया है। तो ये जो है एवोगाड्रो संख्या ये सारी जो होती है ये 9th क्लास में ही आप सभी को पढ़ने को मिल चुका होगा। इसके बाद है आपका सहसंयोजक यौगिक कौन सा है, तो जो कि आपको 10th क्लास में पढ़ने के लिए है केमिस्ट्री में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो 10th का सिलेबस है उसी सिलेबस को आपको पढ़ना है जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। तो आपको सभी कह सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीके से सोचना चाहिए कहाँ पर किस तरह से प्रश्न बन रहे हैं। इसके बाद आपका आ जाता है पेट्रोल को कार में उपयोग करने पर यह जो है एक बड़े प्रदूषण के रूप में उत्पादित नहीं होता है। मतलब हुआ पेट्रोल को जब कार में उपयोग किया जाता है तो ये बड़े प्रदूषण के रूप में उत्पादित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर आप सभी को करना है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है कार्बन ज़्यादा निकलता नहीं है, ठीक ना, CO2 ज़्यादा नहीं निकलता है। पहला ऑप्शन है लेड के यौगिक CO या फिर CO3। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। इसके बाद आपका सामाजिक अध्ययन से है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो वैसे लॉन्ग हो चुकी है तो हम कोशिश करेंगे कि रीजनिंग का जो है आप सभी को वीडियो जो है
नेक्स्ट पार्ट में मिले। और इंग्लिश में आप सभी को पैसेज भी यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी क्वेश्चन बच गया है तो आगे कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में शामिल करें रीजनिंग के क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखेंगे तो रीजनिंग में जो है बहुत टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो है आप सभी का कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित प्रश्न है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है। इसके बाद अगर बात करें तो आप सभी का चित्र से संबंधित भी प्रश्न है, जो आकृति होती है काउंटिंग करने के लिए उनसे भी संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। इसके बाद कौन जो है इस आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा, इस टाइप के प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया है। और एक क्वेश्चन आपसे आव्यू में पूछा गया है जो कि आपका एसएससी में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो कंफर्म होता है कि एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है। तो एक क्वेश्चन आपका इसमें से भी बनता है। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कवर करें। तो यहाँ पर आप सभी को ये आइडिया मिल गया होगा कि आखिर डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए जो भरोसेमंद बुक पब्लिशर है एसपीडी बुक पब्लिशर, किस तरह के क्वेश्चन को ऐड किया है और इसका किस तरह का लेवल है। तो यहाँ से आप सभी को इसके संबंध में जानकारी मिल गई होगी। मैंने आप सभी को इससे पहले भी इसके संबंध में जानकारी बहुत वीडियो में दे चुके हैं, आप सभी को पता ही होगा अगर आप लगातार बने रहते हैं। तो आगे कोशिश करेंगे इसका जो है 10 सेट प्रैक्टिस है, तो 10 सेट प्रैक्टिस आप सभी को करवा दें, जिससे कि आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिल जाएगा। वैसे अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करें तो koshi-study.com पर जाइए, गूगल में सर्च कीजिए koshi-study.com। वहाँ पर आप सभी को एक पीडीएफ सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर आप सभी इसे डाउनलोड कर पाएंगे। आगे की वीडियो जल्द ही आएगी। कल से आप सभी का शाम 7 बजे टाइम एंड वर्क चल रहा है अभी, तो 2 वीडियो इसमें और बनेगा। साथ ही साथ जो है नेक्स्ट 2 दिन के बाद आप सभी का टेलीग्राम पर टेस्ट होगा, तो टेस्ट में शामिल होने के लिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।